खास मेहमान संजय राणा और संजय कृष्णा भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप दोनों का स्वागत करते हुए कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा देते हैं। ये लोगों में जोश है, उत्साह है। केंद्रीय मंत्री से लेकर के आम इंसान किस तरीके से अपने मताधिकार के उपयोग के लिए सजग है वो आप देखिए। कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री बाड़मेर, हालांकि चुनावी मैदान में, और इस बार वो वोट कास्ट करने के लिए किस तरीके से पहुंचे वो तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री तिरुवनंतपुरम से ये तस्वीरें हम आपको इस वक्त पी मुरलीधरन की दिखा रहे हैं। निर्मला सीतारमण भी आपको नजर आएंगी। केंद्रीय मंत्री बेंगलुरु से, उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया। गजेंद्र सिंह शेखावत इस बार खुद चुनावी मैदान में, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा सीपी जोशी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं चित्तौड़गढ़ से, वो भी अपने वोट को कास्ट करने के लिए पहुंचे। इसके अलावा प्रकाश राज अपने स्टेटमेंट की वजह से काफी सुर्खियों में रहते हैं, एक्टर हैं, और उन्होंने बेंगलुरु में अपने मताधिकार का उपयोग किया। पी विजयन की तस्वीर और अशोक गहलोत की भी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, और इसी तरीके का जो उत्साह है वो आम लोगों में भी देखने को मिल रहा है। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, और संजय राणा जी आपके पास आते हुए सबसे पहले, अभी तक जो आंकड़े आए हैं वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से, इस पर आप क्या कहेंगे? बिहार में अभी तक सबसे कम, इसके कंपैरिजन में जम्मू के आंकड़े ये बताते हैं कि वहां पर कैसे बदलाव हुआ था। जम्मू भी जानकारी दे रहे थे कि हाल के वर्षों में ऐसा बहुत कम देखने को मिला है, 50% से अधिक वोटिंग परसेंटेज। देखिए, जहाँ तक चर्चा कर रहे थे कि हम जम्मू एंड कश्मीर में आपके जैसे संवाददाता ने बताया कि कभी भी 4-5%, 10%, 15% पे हार जीत का सब हो जाता, लेकिन इस बार का जो गणित बता रहा है अभी तक 50% के ऊपर चला गया। अभी पूरा तक 3-4 घंटे बचे हुए, इसको देखते हुए लगता है वहाँ का परसेंटेज 70 को पार कर जाएगा। जहाँ तक रेस्ट ऑफ द कंट्री की बात हो, चाहे बिहार की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात, ठीक है, थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, और उम्मीद हम लोग कर रहे हैं कि तकरीबन 70% के आसपास जाना चाहिए। कि जो पिछला फेज था, फेज 1, उसमें काफी कम हुआ था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर फेज 1 में कम हुआ तो फेज 2 में भी कम होगा। और चुनाव में वोट परसेंटेज कम होना, ज्यादा होना, ये नहीं दर्शाता है कि लोगों का उत्साह कितना है। लोगों का उत्साह उतना ही है सरकार के प्रति, और जनता का उत्साह उतना ही है अपने देश के प्रति और प्रजातंत्र के प्रति, और वोट कर रहे हैं। हो सकता है ये उनकी भावना आ गई हो कि भाई ये तो जीत ही रहे हैं, और जीतना है तो फिर उसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करें ना करें। लेकिन हम सबसे अपील करना चाहेंगे, सब लोग जाकर के अपना वोट जो है उसको दे, मताधिकार का प्रयोग करें, और सरकार के जो अगर अच्छा लगता है सरकार ने कुछ काम किया तो उनके पक्ष में करें, और जिनको नहीं लगता वो विपक्ष में कर सकता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन वोट परसेंटेज कम होना आज के दिन में, और वोट परसेंटेज ज्यादा होना भी एक रीजन हो सकती है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि दोपहर के वक्त बहुत स्लो डाउन हो जाता है, और उसके बाद आखिर के 1-2 घंटे में लोग अपने घरों से ज्यादा निकलते हैं। देखिए, जो भी फर्क पड़ेगा प्रिया, वो पड़ेगा आपके तकरीबन 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद देखिएगा ड्रास्टिक चेंज होंगे वोट परसेंटेज में, और 11 बजे तक आपने देखा 12 बजे तक परसेंटेज कितनी तेज रहा, उसके बाद फिर गिर जाता, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि गर्मी इसी बार पड़ रही, पिछले बार चुनाव में भी गर्मी थी, लेकिन वोट परसेंटेज इधर उधर थोड़े बहुत हो सकते हैं। लेकिन हाँ, वोट परसेंटेज फर्स्ट फेज से लेकर के लास्ट फेज तक देखिए कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा, वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, बढ़ेगा। और कहीं ना कहीं उत्साह जो है, आपने देखा मंत्रियों को दिखाया, जनता का भी उतना उत्साह है। अभी हम कई स्टूडियो से आ रहे हैं, कई लोगों से मिले भी हैं, तो काफी लोग उत्साहित हैं। हाँ, हो सकता है 12 बजे से लेकर के 3 बजे के बाद थोड़ा उत्साह कम हो जाता है, गर्मी की वजह से लोग अवॉइड करते हैं घर से निकलना, लेकिन हाँ, लोग वोट दे रहे हैं। और जहां तक अमरोहा की बात हो रही थी, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वहां से हमारा कुछ लगाव भी है। तो अमरोहा सीट में देखिए, अगर आप पुरानी 19 का चर्चा करें तो तकरीबन 91% दानिश अली को मिला था, और तकरीबन 46% वोट मिला था बीजेपी के कैंडिडेट को। लेकिन आरएलडी के आने से समीकरण वहां पे टोटल बदल चुका है। जो 8 सीटें हैं उत्तर प्रदेश की, वो 8 में 7 19 में भारतीय जनता पार्टी के पास थी, लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कोई कहीं ना कहीं लग रहा है कि पॉजिटिव वेव है टुवर्ड्स भारतीय जनता पार्टी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नैरेटिव को सेट किया, हर चीजों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की हो, चाहे वो मैनिफेस्टो का इश्यू हो, चाहे डेवलपमेंट का चीजें हो, तो दोनों को कहीं ना कहीं समझाने में वो सफल हुए। और जिस बिल्कुल, और ये 4 जून को जनता तय कर देगी। संजय कृष्णा जी, बीजेपी दूसरे राउंड में भी क्लीन स्वीप की तैयारी में है, लेकिन जिस तरह से फर्स्ट फेज में वोटिंग हुई थी, क्या एक चिंता बीजेपी के लिए है इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता बीजेपी के लिए चिंता है, क्योंकि मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, जो मैं देख पा रहा हूं, कि बीजेपी के जो वोटर या सपोर्टर्स हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं है। उनको कहीं ना कहीं एक निश्चितता है कि इस बारी हमारी क्लीन स्वीप होने जा रही है, तो वो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होने की वजह से वो दिखाई नहीं पड़ रहा। पर जो अपोजिशन के बाकी लोग हैं वो अपनी बातें कहने में इतने मुखर हो रहे हैं कि उनको उनके तरफ से ज़्यादा लोग दिखाई दे रहे हैं कि हाँ ठीक है, हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। इस वजह से एक थोड़ा डिसबैलेंस है।
और बीजेपी को इससे कोई नुकसान होता हुआ मुझे तो फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज का ना बढ़ना और जिस तरह से फर्स्ट फेज में वोटिंग हुआ और उसके बाद अभी कहीं ना कहीं बीजेपी भी इसे लेकर लगातार लोगों को जागरूक करना, चुनाव आयोग की तरफ से भी जागरूकता लगातार इसे लेकर किया जा रहा है, तो क्या ये चुनौती माना जाए? नहीं, चुनौती नहीं माना जाए, बिकॉज क्या हो रहा है कि एक तो इस बार चुनाव थोड़ा लेट है और गर्मी थोड़ा अर्ली है। उसका एक बहुत बड़ा असर है कि दोपहर के वक्त वोटिंग बहुत कम हो जाती है, उसकी वजह से थोड़ा परसेंटेज में डिफरेंस है। डिफरेंस भी बहुत बड़ा नहीं है, 4-5-6% का डिफरेंस है, तो इसकी वजह से ये नहीं कहा जा सकता कि एनडीए को इससे कोई नुकसान होने जा रहा है। अब बिहार की बात मैं बार बार सुन रहा हूँ कि बिहार में वोटिंग परसेंटेज बहुत कम होता है। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि बिहार की आधी जनता तो बिहार से बाहर होती है, वो वोटिंग के टाइम पे वहाँ होती कहाँ है। ठीक है, ये एक अहम बात है। मैं इसको कंटिन्यू करती हूँ। पलायन की वजह से वो रेगुलरली आधी से ठीक ज्यादा है, मैं जनता इसको बाहर होती कंटिन्यू है। करती हूँ। हर्ष दहिया जी भी बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद है। दहिया साहब, बहुत स्वागत आपका। और वोटिंग परसेंटेज को लेकर के भी, क्योंकि संजय जी कह रहे हैं कि साहब आप 5-6% अगर आगे पीछे है तो इससे आप आंकलन नहीं कर सकते, आपको तो 4 तारीख को ही पता चलेगा। और चुनाव में अक्सर ऐसा होता है। बिहार को लेकर के उन्होंने कहा कि वोटिंग परसेंटेज भाई इतना कम है, उसकी वजह यह है कि बड़ी संख्या में बिहार के जो लोग हैं वो बाहर रहते हैं, वो वोटिंग देने के लिए नहीं पहुंचते। देखिए, मैं बिल्कुल एग्री करता हूं। मेरे जो सहयोगी भाई बैठे हैं उन्होंने जो कहा है, क्योंकि आप वोटिंग परसेंटेज से ये नहीं पता लगा सकते कि सरकार के पक्ष में वोटिंग हुई है या विपक्ष में वोटिंग हुई है। ये तो जब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। और बिल्कुल सही बात है, अभी हीट वेव चल रहा है। हमने वायनाड में भी देखा कि 3 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो सवेरे और शाम में वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहेगी, लेकिन दोपहर में अमूमन सी बात है कि लोग कम थोड़ा बाहर निकल के आएंगे। बहुत ज्यादा गर्मी है, ह्यूमिडिटी बढ़ी हुई है, तो हमें शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा। वी आर होपफुल कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी। और जैसा कि फर्स्ट फेज में हमने देखा कि 64% वोटिंग परसेंटेज थी, तो डेफिनेटली बीजेपी को ये तो लगा है कि भाई थोड़ा उनका जो कार्यकर्ता है वो कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए कि नहीं हम जीतने वाले हैं, 400 पार होने वाला है। इस वजह से आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी रैलियों में अब विपक्ष पे हमला बहुत तेज कर दिया है। चाहे उन्होंने मुस्लिम रिजर्वेशन की बात करी हो, आज जो उन्होंने बिहार में करी, चाहे उन्होंने जो राहुल गांधी और उनके पक्षधारों का बयान था कि भाई वो देश की संपत्ति को बांटेंगे, उस पे भी इतना प्रखर होके नरेंद्र मोदी जी ने बोला अपनी सभाओं में, तो उससे पता चलता है कि वो चाह रहे हैं कि उनका कार्यकर्ता कॉम्प्लेसेंट ना हो और बढ़ चढ़कर आगे वोटिंग करने के लिए आए, उनके समर्थक भी वोटिंग करने के लिए आए और सरकार के पक्ष में वोटिंग परसेंटेज बढ़े। ठीक है, संजय राणा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। और ये बड़ी बात है जिस तरीके से हर्ष जी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि पीएम की तरफ से भी, और आज जब उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया, संपत्ति कर को लेकर के उन्होंने जोरदार हमला बोला। और चुनाव में खासतौर पर जब सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट आया और उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े चेहरे लगातार हमलावर हैं। क्या लगता है सेकेंड फेज के चुनाव में जिस तरीके से ठीक पहले सैम पित्रोदा की तरफ से एक स्टेटमेंट दे दिया गया, क्या बीजेपी के लिए एक फ्री हिट है? बीजेपी को मौका दे दिया क्या कांग्रेस ने? और क्या कांग्रेस को यहाँ पर नुकसान? हाँ, बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि आप फेज फर्स्ट को अगर आप लेंगे, पिछला 2019 का चुनाव देख लीजिए, 2024 का देख लीजिए, उसमें एक चीज़ में आपको अंतर बताता हूं। जो स्ट्राइकिंग रेट थी, एवरेज जो है जो बीजेपी का था वो 69% था, और लेकिन फेज 1 में सिर्फ 49% का था। 20% का तो ऐसे भी अंतर था, इसमें भी वही अंतर मुझे नजर आ रहा है। अब आते हैं आपके मुख्य प्रश्न में, आपने पूछा कि क्या कहीं ना कहीं डेंट करेगा? बिल्कुल कहीं ना कहीं। देखिए, हम हिंदुस्तानी कहीं ना कहीं कोई भी काम सेंटीमेंट से जुड़ा होता है, और हमारी जो प्रॉपर्टी होती है, चाहे हमारे बुजुर्गों की हो, चाहे हमारी हो, चाहे हमने खुद कमाई हो, people were coming in. I think the voter turnout looked good. A lot of women voters were also there, and that reinforces our effort. I think it's very important in the second phase that there's a record turnout of voters. Prime Minister has also said that your vote strengthens our democracy. So we want to specially urge young voters, women voters, to come out and vote. And I think that is something that we are seeing in Darjeeling. We can see like the day came out like peacefully, everything was quiet at the booths and everything was happening conveniently. So but if we talk about, like, many people say that there is a wave of BJP in Darjeeling. How do you see this? See, I don't want to comment on the political aspects of the vote because of the sensitivity right now. We're right in the middle of the voting. But I mean, what is important is that people's aspirations have to have a voice.